सिंधिया की अगर बात करें तो 2018 के बाद से जब से वो बीजेपी में आए हैं, जो उनसे वादे किए गए थे, उनसे बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम आपको साहब मुख्यमंत्री बना देंगे, हम आपको साहब केंद्र में ये मंत्रालय दे देंगे, वो मंत्रालय दे देंगे, लेकिन उनके वादों पे कहीं ना कहीं बीजेपी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ देखने को मिल रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के इनके अपने नेता, इनके अपने मंत्री, इनके अपने सांसद क्या इनके मुद्दों से सहमत नहीं है? क्या जो फैसले लिए जा रहे हैं ये फैसले सबकी सहमति से नहीं लिए जा रहे हैं? और आखिरकार क्यों बीजेपी में हुई दो फाड़ का नुकसान अब बीजेपी को उठाना पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का सबसे बड़ा मुद्दा। और हमारा आज का सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो ऐसे बड़े मुद्दे जिन पर बीजेपी के अपने लोग चुप तो हैं और वो सीधे सीधे तौर पर विपक्ष का समर्थन कर रहे हैं। कैसे? एक पहला मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का, यानी कि एक देश एक चुनाव। और एक देश में एक चुनाव जिस पर मंजूरी भी सदन से मिल गई, बिल एक सदन में पेश हुआ। जेपीसी की बात कर लेते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये बिठा दी गई। पीपी चौधरी इसकी अध्यक्षता करेंगे। 21 लोकसभा के सदस्यों की टीम बना ली गई, 10 राज्यसभा की टीम बना ली गई। लेकिन जो 21 लोकसभा के सदस्यों की टीम बनाई गई, इसमें इन सांसदों में नितिन गडकरी का नाम नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं है। ऐसे 20 सांसद हैं जिनका नाम नहीं है। और तो और ये भी देखिए, अभी हाल ही में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुद्दा चल रहा है। ये मुद्दा साहब छुपने वाला नहीं है, शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि आज विपक्ष क्या कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया ना अमित शाह ने, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी के जितने भी कई बड़े चेहरे हैं वो अमित शाह का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बचाने के लिए उतारा है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टियां नहीं बोल रही हैं, जैसे नीतीश कुमार चुप है, चंद्रबाबू नायडू चुप है। उत्तर प्रदेश में इनकी अगर बात कर लेते हैं, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे वो अपना दल है या आरएलडी हैं, ये चुप है। बीजेपी के कई बड़े चेहरे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुप है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुप है। और ये चुप्पी क्या बताती है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, इन फैसलों से वो सहमत नहीं है। और हाल ही में हम ये भी देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ भी इनका बड़ा जोर दिखता नजर आ रहा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राहुल गांधी के बहुत अच्छे मित्र हैं, कांग्रेस पार्टी में एक वक्त में रहे हैं, तो ये ऐसे में माना जा रहा है कि क्या कई बड़े चेहरे पासा या पाला बदलने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई मौजूद है। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर हम देख रहे थे, गिरिराज सिंह को हम देख रहे थे, रविशंकर प्रसाद को हम देख रहे थे, तमाम राजनाथ सिंह को देख रहे थे, प्रधानमंत्री यहाँ तक की बात कर लेते, वो इस पूरे मुद्दे में आए, सफाई देते नजर आए, अमित शाह को बचाते नजर आए। लेकिन विपक्षी पार्टियों का साथ पार्टी में रहकर देते नजर आ रहे हैं, जैसे नितिन गडकरी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, नीतीश कुमार चुप हैं, चंद्रबाबू नायडू चुप हैं। और हाल ही में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ले तो वो इसलिए भी नाराज़ है क्योंकि वो सोच रहे थे कि मध्य प्रदेश में उन्हें सीएम बनाया जाए, उनके हाथ कुछ नहीं लगा, केवल केंद्रीय मंत्री बनकर रह गए हैं, जिसका कोई रोल भी नहीं है अब उतना। तो ऐसे में क्या कोई बड़े जो चेहरे हैं वो पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं? और सीधे सीधे तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो कि वो ना तो वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है और ना वो सपोर्ट कर रहे हैं जो अमित शाह ने बयान दिया। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो 2018 के बाद से जब से वो बीजेपी में आए हैं, जो उनसे वादे किए गए थे, उनसे बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम आपको साहब मुख्यमंत्री बना देंगे, हम आपको साहब केंद्र में ये मंत्रालय दे देंगे, वो मंत्रालय दे देंगे, लेकिन उनके वादों पे कहीं ना कहीं बीजेपी खरा नहीं उतरी है। और कहीं ना कहीं वादों पर तो खरा नहीं उतरी है, बल्कि जो उन्होंने इस पिछले इलेक्शन में अपने कुछ समर्थकों को विधानसभा टिकट दिलाने की मांग की थी, जैसा वो हमेशा से करते रहे हैं। पहले जब वो कांग्रेस में थे तब भी उनके समर्थक जो अपने कुछ सीटों पर जिन पर वो अच्छा प्रभाव रखते हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी से क्या करके अपने समर्थकों को टिकट दिलवाया करते थे। और यही समर्थक जो है बाद में जब उन्होंने पार्टी छोड़ी कांग्रेस, तो अपने समर्थकों को लेकर अपने साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन अब उनके कहने पर भी बीजेपी ने किसी भी
बीजेपी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं जो दबदबा उनका कुछ सीटों पर था, जो एमपी की राजनीति में था, उसको ख़त्म करने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया गया है और कोई अहम पद, कोई रोल भी जो है सिंधिया को नहीं दिया गया है। तो सिंधिया इसी सबसे नाराज़ चल रहे हैं और जो है अब काफ़ी नाराज़गी बढ़ गई है और उन्होंने यहाँ तक कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उन्होंने अब मन बना लिया है कि वो बीजेपी में नहीं रुकेंगे बल्कि कांग्रेस का रुख करने वाले हैं। अब्बास भाई, अगर मैं बात बगावत की कर रहा हूं, अगर मैं नाराज़गी की बात कर रहा हूं और बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र कर रहा हूं, इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी जाती है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और नीतीश कुमार का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं आना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में भी बहुत बड़ी संख्या में दलित हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि एनडीए को सपोर्ट दे रखा है नीतीश कुमार ने और कहीं ना कहीं अगर वो चुप रहते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान उन्हें होगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो नाराज़गी नीतीश कुमार जैसे भी बड़े चेहरों की है, तो क्या नीतीश कुमार भी एक बार फिर अगर पलटते हैं तो एनडीए को बड़ा झटका वो देंगे? और वैसे ही हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार में जो बड़े चेहरे हैं वो नाराज़ देखे जा रहे हैं, बीजेपी के अपने लोग नाराज़ देखे जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो उथल पुथल मची हुई है, जो दो फाड़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जो है अमित शाह के बयान से काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार जो है खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, मतलब कुर्मी जाति से आते हैं जो ओबीसी समुदाय में आता है, ओबीसी समुदाय में आता है। तो और आपने बताया कि बिहार में जो है एक काफ़ी तादाद में जो है दलित लोगों का समुदाय रहता है, अच्छा वोट बैंक जो है कह सकते हैं वो बिहार में है दलित समुदाय का। तो दलित समुदाय जो अब अमित शाह के बयान से नाराज़ है और अगर एनडीए के साथ में आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार लड़ते हैं तो एनडीए को तो नुकसान होगा ही होगा, इसके साथ में नीतीश कुमार को भी नुकसान होगा। और नीतीश कुमार जो पिछले 9 बार से महाराष्ट्र के बिहार के जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी भी जा सकती है। तो ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार अमित शाह के साथ में, बीजेपी के साथ में गठबंधन बरकरार रखते हैं या जल्द ही इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बास भाई, आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा क्योंकि जो सरकार इस वक्त मौजूद है वो हाशिए पर है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनका बहुत बड़ा समर्थन है और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की नाराज़गी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो मुश्किलें खड़ी करेंगी, लेकिन जो बीजेपी के अपने लोग नाराज़ हैं, जिनमें मैं कई बड़े चेहरों का नाराज़ मैं कई जिक्र कर चुका हूँ। जो स्मृति ईरानी एक वक्त में ये कहती थी मुझे कोई हरा नहीं सकता, कांग्रेस पार्टी ऐसी है वैसी है, संसद में वो इतना दहाड़ा करती थी। 2014 से पहले हम देखते थे बहुत सारे मुद्दे उठाती थी, 2014 के बाद बहुत सारे मुद्दे उठाती थी, लेकिन आज वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर चुप हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर चुप हैं। और इनमें एक बड़ा चेहरा मैं नितिन गडकरी का ही ले रहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ले रहा था। क्या बड़ी वजह है इन बड़े चेहरों की चुप रहने की और आखिरकार इनकी चुप्पी क्या बड़ा इशारा कर रही है? देखिए, हम स्मृति ईरानी की बात कर लेते हैं कि स्मृति ईरानी हर मुद्दे पर बहुत ज़्यादा मुखर रहती थी। 2014 में सरकार आने से पहले भी और सरकार आने के बाद में भी उनकी आक्रामकता जो है देखी गई है। वो हमेशा मुद्दों को उठाया करती थी और कांग्रेस पर कहीं ना कहीं सीधे सीधे हमलावर हुआ करती थी, राहुल गांधी को घेरने का प्रयास करती थी। लेकिन इस बड़े मुद्दे पर अब स्मृति ईरानी बिल्कुल खामोश है, उनकी तरफ से कोई भी जो बयान है वो नहीं दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रहा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है उससे स्मृति ईरानी नाराज़ है। और स्मृति ईरानी नाराज़ इसलिए है क्योंकि स्मृति ईरानी ने राज्यसभा की सीट की मांग की थी, वो उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। और बीजेपी जिसको चाहती है उसको बना देती है, जिसको चाहे उसको बिगाड़ देती है। आपने देखा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी सांसदों के जो टिकट थे वो बदल दिए गए, लेकिन क्या है अभी तक ये देखने को मिला है कि बीजेपी के अंदर बगावत नहीं होती थी। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता था उसको मान लिया जाता था क्योंकि बहुमत की सरकार अभी तक थी। 2014 की सरकार हो चाहे 2019 की सरकार हो, ये बहुमत की सरकारें थी। बहुमत की सरकार में एक सांसद के पास में उतनी वैल्यू नहीं होती है जितना केंद्रीय नेतृत्व के पास में चली होती है, क्योंकि अगर आप 2-4 सांसद छोड़ करके जाते भी हैं तब भी सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग है। इस बार बीजेपी को एक सांसद
की ज़रूरत है। जी। और ऐसे में जब पावर अब लग रहा है कि बीजेपी के सांसदों के पास में आ गई है, तो आला कमान के जो फैसले हैं जो उन पर थोपे जा रहे थे वो उन थोपने को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और जब बर्दाश्त तो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बगावती सुर जो है वो पार्टी के अंदर दिखाई देने लगे हैं। चाहे वो जैसे आपने नितिन गडकरी की बात करी, चाहे स्मृति ईरानी की बात करी, या और भी जो सांसद है, जैसे 20 सांसद जो है वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ थे। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक बड़ी बगावत तैयार हो रही है। और जब ये बगावत पूरी तरह से फूटेगी तो अमित शाह चाहे मोदी, सारी केंद्र की पूरी सरकार जो ध्वस्त हो जाएगी और सरकार गिर जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे भी इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।